नमस्कार, शुभ संध्या। बादल छाए हुए हैं, दिन भर बारिश होती रही है। पिछले कुछ दिनों से फेसबुक पर नए वर्ष की शुभकामनाएं बहुत सारे लोगों द्वारा आती जाती रही। मैंने भी कुछ लोगों को बधाई दे दी। वैसे तो नए वर्ष जैसा कुछ यूरोप में लगता नहीं है। यहाँ का जो कैलेंडर है, जिसे कहें, जो प्रचलित है सारी दुनिया में, उसके अनुसार तो यह नया वर्ष है। और रात को 12 बजे तारीख बदलती है, दिनांक बदल जाता है। हाँ, हमारे वहाँ सुबह होती है। ये विक्रम संवत है, शक संवत है, हिजरी संवत है, और न मालूम कितने नए तरह नए वर्ष हैं। सारी दुनिया में जितने मुल्क हैं, जितनी ज़बान हैं, चाइना का है और अलग अलग मुल्कों का। खैर, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से सभी को बधाई। बात यह है कि कल 2 दिन पहले मुझे फेसबुक पर पता चला कि यहाँ भारत भवन में हिंदी दिवस का आयोजन हो रहा है और उसमें कवि सम्मेलन भी होने वाला है। तो बहुत बरसों से कहीं गया नहीं। मुशायरे वगैरह में पहले जाता रहता था, लंदन यूनिवर्सिटी में और इधर उधर। वो छूट गया। न सनराइज रेडियो अब है। पहले सनराइज रेडियो हुआ करता था, तो उसके प्रोग्राम में भाग लेने के लिए हम शेर व शायरी किया करते थे। हर शनिवार की रात को 4-6 घंटे, 4-5 घंटे उसी में गुजर जाते थे, कविताएं और शेर व शायरी सुनाने में, गज़लें सुनाने में। वो जब से बंद हुआ है, कई बरस हो गए, तब से हमारी शायरी भी बंद हो गई थी। तो आज कल फिर वो मौका मिल गया कि चलो कुछ नए कवियों को सुने। देखो, हिंदी दिवस है, तो ये हिंदी दिवस का पहले मुझे बोध नहीं था कि हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। खैर, बड़ी खुशी हुई कि कुछ हिंदी जानने वाले भारतीय लोग जो बरसों से यहाँ रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रवासी भारतीय, तो वो सब इकट्ठे हुए और अच्छा आयोजन रहा। और वहाँ से मुझे ये भी एक पुस्तक मिली है भेंट में, और एक पत्रिका मिली है। पहले मैं पूर्वाई पत्रिका मंगाया करता था बहुत बरसों पहले, और अब एक पुस्तक मिली है जो बहुत सुंदर। उसमें बरसों बाद फिर मेरा हिंदी पढ़ने का मन हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो ये आपको दिखा दूँ। ये प्रवासी है, तो हिंदी प्रवासी, प्रवासी मन, बहुत सारे लेखकों की कहानियां हैं। और फिर मुझे ये भारत भवन से एक ये पत्रिका मिली है, तो आज इनकी कविताएं पढ़ रहा था, तो मन में रहा कि चलो कुछ हट के बात की जाए। ये हिंदी दिवस क्या है। और इसी पर एक यहाँ के ये जाने माने साहित्यकार हैं, तेजेंद्र शर्मा जी। उन्होंने फेसबुक पर एक प्रश्न पूछा था, तो मैंने आज पढ़ा तो मुझे बात जची उनकी, तो मैंने संक्षिप्त में जवाब दे दिया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि 4 लाइनों में जवाब देने से तृप्ति नहीं हुई मेरी। हम जरा बातूनी लोग हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो उसी पर चर्चा की जाए। तो तेजेंद्र शर्मा जी ने हिंदी दिवस के बारे में एक प्रश्न पूछा था। कई लोगों के छोटे छोटे जवाब आए और हर एक ने अपने ढंग से इसकी बात बताई है। तो उन्होंने पूछा है कि मित्रों, हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, भारत का हर दूसरा कॉलेज और विश्वविद्यालय हिंदी के वैश्विक परिदृश्य पर चर्चा आयोजित करता दिखाई दे रहा है। मेरा मासूम सा सवाल यह है कि हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने में भारतीय संस्थानों या सरकार का क्या योगदान क्या है। क्या इवेंट मैनेजमेंट हिंदी को वैश्विक भाषा बना पाएगा? प्रश्न महत्वपूर्ण है और असंभव तो कुछ भी नहीं है। तेजेंद्र शर्मा जी, वो कहावत है ना, हमने सुना है, एक शेर है कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। अब मैं तो ओशो का शिष्य हूँ, तो मैंने तो सब अपनी आंखों से देखा है कि ओशो अकेले आया करते थे बम्बई में, और प्रवचन होते थे उनके 4-5 दिन, कभी एक हफ्ता, और फिर वापस चले जाते थे। फिर 4-6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में वापस आते थे, फिर प्रवचन। तो अकेले ने उन्होंने पूरे भारत में वर्षों तक, 30-35 साल मेरा ख्याल है, जब से उन्होंने बुद्धत्व को उपलब्धि हुए हैं, जब से शरण को जाना है, उन्होंने निरंतर, उनका प्रयास रहा है।
गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को जगाना, धर्म की अनुभूति की एक झलक लोगों को मिल जाए, उसके उन्होंने बहुत ध्यान साधना के प्रयास किए हैं। अनेक विषयों पर प्रवचन भी दिए हैं, 650 पुस्तकें हैं उनकी। और उस ज़माने के प्रवचन तो बड़े आग्नेय हुआ करते थे, बड़ी अग्नि होती थी उनमें, झकझोर दिया करते थे। फिर बाद में उन्होंने और कुछ विषय चुने, उनकी तो बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन एक मैंने उदाहरण दिया कि ओशो ने अकेले यात्रा शुरू की थी, वो करते-करते आज सारे विश्व में उनके चर्चे हैं। गलतफ़हमियाँ भी बहुत हैं। ही वाज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड enlightened person according to me also, and many sannyasis knows। उनका समय आएगा, 100-200 साल लगेंगे, धीरे धीरे लोग समझने लगेंगे। अभी हमारी जो लोग इतने परिपक्व नहीं है, जनसाधारण इतना मैच्योर नहीं है कि उनकी हर बात को समझ सके। खैर, हम हिंदी की बात करने बैठे हैं, समय कम है, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन हिंदी में उनका प्रश्न ये है कि हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, भारत का हर दूसरा कॉलेज और विश्वविद्यालय हिंदी के वैश्विक परिदृश्य पर चर्चा आयोजित करता दिखाई रहा है। यह तो बहुत शुभ लक्षण है, क्योंकि चर्चा से ये बात शुरू होती है, भले वो साल में 4 बार हो, 1 बार हो, 2 बार हो। अब लंदन में हिंदी के ऊपर चर्चा हुई, लोगों की बातें सुनी, कविताएं सुनी, तो कम से कम लोग आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तो मेरा जवाब ये था कि मेरा मासूम सा सवाल है कि हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने में भारतीय संस्थाओं या सरकार का योगदान क्या है। सरकार का योगदान भी होगा, लेकिन सरकार तक बात पहुंचाने के लिए हमें मिलजुल कर प्रयास करना होगा। तो मैंने अपनी बात कही कि मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है, मैं आश्वस्त हूँ कि हिंदी में वो क्षमता है। संस्कृत हिंदी से भी बड़ी भाषा है, बहुत सक्षम भाषा है। मैंने तो सुना है कि जैसा संस्कृत में हम किसी भी वाक्य को बोलें उल्टा सीधा तो भी उसका मतलब सही होता है, जैसा हम प्रोनाउंस करते हैं वैसा ही उसे लिखा भी जाता है। हिंदी का भी जहाँ तक मेरा अनुभव है कि हम जिस ढंग से उसे वाणी देते हैं, ध्वनि के द्वारा बोलते हैं, बिल्कुल वैसा ही हम उसे पढ़ते भी हैं। ऐसा नहीं कि बट लिखा है और पुट लिखा है, जैसे वो दूसरी भाषाओं में होता है कि स्पेलिंग वही होती है लेकिन उच्चारण कुछ और होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहीं कहीं स्पेलिंग कुछ और होती है और प्रोनाउंस कुछ और किया जाता है। अब जैसे यहाँ लंदन में जहाँ मैं रहता हूँ, उसको कहते हैं सदर्क, उस एरिया का नाम सदर्क है, तो प्रोनाउंस तो करते हैं सदर्क, लेकिन अगर आप उसकी स्पेलिंग देखेंगे तो नया आदमी होगा जिसको पता नहीं है हाउ टू प्रोनाउंस सदर्क, और उसने सुना ही नहीं होगा ये शब्द, तो वो पढ़ेगा साउथ वार्क या साउथ वर्क, SOUTHWARK। अब लिखा जाना कुछ और ढंग से है, प्रोनाउंसिएशन कुछ और ढंग से है। तो ऐसी बहुत सी भाषाएं होंगी जिन्हें बात अलग ढंग से करते हैं, संवाद अलग ढंग से होता है, लेकिन जब लिपि में आती है तो उसका अर्थ कुछ और मतलब बदल जाता है। तो भारतीय भाषाओं में मेरा ख्याल विशेषकर हमारी हिंदी में, जहाँ तक मुझे हिंदी का थोड़ा बहुत जानकारी है, ज्ञान तो नहीं कहूँगा मैं, जो भी जानकारी है उससे ये बिल्कुल जाहिर है कि इस भाषा में बड़ा बल है और उर्दू से भी बेहतर है। उर्दू बहुत मीठी है, मधुर है। आजकल जो हम हिंदी बोलते हैं वो शुद्ध हिंदी तो नहीं है, मिली जुली है, उसमें कई उर्दू के शब्द आते हैं, लफ्ज़ आते हैं, और ऐसी भाषा बदलती रहती है। जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे विदेशी तत्व और शब्द लिए जा सकते हैं। इसी तरह भाषा विकसित होती है। अब 500 साल पहले जो हिंदी थी वो हिंदी कहाँ है? कबीर के ज़माने में, सूरदास के ज़माने में, या रसखान, ऐसे बहुत सारे कवि हैं, उनकी कविताएं पढ़े तो भाषा में बदलाव तो आता है। अभी भी गांव का व्यक्ति हिंदी बोलता है और शहर का जो अध्यापक होते हैं, परिष्कृत विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, उनकी भाषा अलग होती है। तो भाषा के स्तर हैं, हिंदी में भी बहुत सारे स्तर हैं। एक मुंबई की है जो सड़क छाप, जिसको बोलते हैं बम्बई या भाई लोगों की भाषा, तो वो भी हिंदी का विकृत रूप है, लेकिन उसका चलन चल गया, बॉलीवुड ने उस पर जोर दिया और बस वो आम लोगों की ज़बान पर चढ़ गई।
तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि अगर हिंदी को वैश्विक भाषा बनाया जाए तो संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो स्कूल से शुरू करनी पड़ेगी। घर परिवार में हम आपस में बच्चों के साथ हिंदी में बात करें। प्रत्येक स्कूल में हिंदी का अनिवार्य पीरियड हो, जैसे गणित का होता है, इतिहास का, भूगोल का होता है, ऐसे हिंदी का एक पीरियड अनिवार्य होना चाहिए बचपन से ही। और वो हर मतलब वो सेकेंडरी स्कूल में भी चलेगा, माध्यमिक पाठशालाओं में भी चलेगा, और विद्यालयों से होकर यूनिवर्सिटी तक, मतलब वो अनिवार्य होना चाहिए एक पीरियड। और अगर डॉक्टर हैं, वकील हैं, कोर्ट हैं, खासकर कोर्ट में भी हिंदी में होना चाहिए बातचीत। अगर व्यक्ति हिंदी समझते हैं तो फिर क्यों ये जज और ये वकील क्यों अंग्रेजी में सब चर्चा करते हैं? हाँ, जिसके ऊपर केस चल रहा है उसके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है, वो तो साधारण व्यक्ति है। और या वकील और कोर्ट और जज और सब अंग्रेजी में, तो ये पहले तो काले कोट वालों को समझाना चाहिए कि भाई ये काला कप कोट उतारो और ज़रा सफ़ेद पहनो या कोई अच्छा रंग पहनो, एक डरावना कलर, मृत्यु का रंग तुमने पहना रखा वकीलों का और जज का। खैर अभी वो बात कहीं से कहीं निकल जाती है। यानी कि हिंदी बचपन से शुरू होना चाहिए और अनिवार्य होना चाहिए। जैसे हम पर अंग्रेजी थोपी गई है, सारे विश्व पर कितने देशों में, ये कोई प्यार मोहब्बत से हाथ जोड़कर उन्होंने विनती नहीं की है हमसे, जबरदस्ती। अब बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, हर जगह, रेलवे स्टेशन पे, जहाँ देखो, और तो और बॉलीवुड में बनाते हैं हिंदी में फिल्म, लेकिन आप शूटिंग पे जाएंगे तो सारे डायरेक्टर, एक्टर, सारे के सारे लोग आपस में अंग्रेजी में बकबक करते हैं। मैं उनका विरोध नहीं करता, लेकिन हिंदी में फिल्म बना रहे हो और आपस में सब बातें आप अंग्रेजी में करते हो, और तो और वो रोमन में लिखी होती है। डायलॉग वगैरह भी मैंने देखे अपनी आंखों से कई बार। खैर, तो अगर इरादा तो अच्छा है और असंभव नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से संस्थाएं प्रयोग करें और रिक्वेस्ट करें सरकार से कि बिल्कुल भी प्रत्येक स्कूल में, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, पंजाब हो, और गुजरात हो, हरियाणा हो, मतलब कोई भी भारत का प्रदेश हो, राज्य हो, वहाँ स्कूल से ही बात शुरू हो। और रेडियो पर भी, टीवी पर जितने प्रोग्राम आते हैं सभी में हिंदी का भी स्तर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से वल्गर अलाउ के, ये तो हमारे ऊपर है कि हम क्या अलाउ करते हैं और क्या नहीं अलाउ करते हैं, किसकी हम परमिशन देते हैं डायलॉग में। तो हम समझते हैं स्वतंत्रता है मतलब कीचड़ फेंकने की स्वतंत्रता है, हैं? अरे, गुलाब भी बिखर सकते हैं, फूल भी बिखर सकते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम एकदम निम्न स्तर की हिंदी को बढ़ावा दें। लेकिन क्या सेंसर बोर्ड पर ऐसे विद्वान तो नहीं बैठे हैं, उनको तो लिफाफा दे दिया जाता है, तो किसी भी घटिया शब्दों का चलन उन्हें एतराज़ नहीं है। वो बोलते हैं जी ये तो समाज का ये आईना है फिल्म। लेकिन समाज का आईना है तो समाज को बदलना होता तो पहले आईने को साफ करना पड़ेगा ना। हमने आईने को भी विकृत कर दिया है। खैर, तो बहुत सारी बातें हैं कहने की, तो प्रयास अच्छा है। अब कल भी यहाँ एक नेहरू सेंटर में कवि सम्मेलन है, तो मैं जाऊँगा और सुनूंगा कवियों को। हमें तो बहुत टाइम हो गया कविताएं किए हुए, पुरानी किताबों में जो पढ़ी हैं सो पढ़ी हैं, ना कहीं आना जाना है। तो अच्छा है ये प्रयास कि भारत में भी हमें आपस में, ओशो ने तो इतनी सारी ढेर सारे उनके प्रवचन है हिंदी में, कितनी उत्कृष्ट हिंदी है ओशो की। मैंने तो जो हिंदी सीखी है ओशो से ही सीखी है। पहले मेरी हिंदी भी वही बिगड़ गई थी बम्बई में रहते रहते, अपुन तुपुन आरेला है जारेला है। जब ओशो के संपर्क में आया तो देखो ना, मुझ पर भी असर पड़ा और भारी असर पड़ा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी चर्चा करूँगा, इतनी पुस्तकें लिख डालूंगा। सहज, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, ना योजना थी कभी, सहज हो गया सो हो गया। तो ऐसा है कि असंभव नहीं है। जब वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया, जो नासा में जाते हैं या जो चांद पर जाने वाले लोग हैं, जब अंतरिक्ष में जो करते हैं, यात्रा करते हैं, और आपस में जब वो एक दूसरे को संदेश भेजते हैं, तो मैंने पढ़ा है यहीं फेसबुक पर ही कि उनकी भाषा संस्कृत होती है, कि संस्कृत में बिल्कुल ठीक संप्रेषण होता है। तो जब उन्होंने छानबीन कर सारी भाषाओं में से चुन कर संस्कृत को महत्व दिया है, तो फिर हिंदी तो उसकी समझ लो छोटी बहन है। हिंदी में भी बड़े सरलता से अभिव्यक्ति हो सकती है।
तो वैज्ञानिक आधार भाषाओं का यही है कि जैसा हम बोलते हैं, अगर लिखा है तो व्यक्ति उसको वैसा ही पढ़े, जैसा कि हमने शब्दों में कहा है। और सदर्क और साउथ वार्क ऐसा ना हो पुट और बट। तो ये कन्फ्यूजन वाली भाषाएं हैं, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इस शब्द को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, इसका उच्चारण कैसे होता है। कागज पे लिखा पढ़ा हुआ, अब ओशो भी गलतियां नहीं है। अब जैसे ओशो जो हमारे यहाँ के साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जैसे फ्रायड और यंग हैं, तो यंग को ओशो जुंग बोलते थे, जुंगियन फिलोसोफर जो हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। आइंस्टाइन बोलते हैं जर्मनी में, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ओशो उसको आइंस्टीन बोलते हैं। तो ऐसा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे ऐसे नाम हैं विदेशों में, और उन्होंने सारे विश्व का साहित्य पढ़ा है, लेकिन प्रोनाउंस करते हुए उन्होंने अपने विद्यालयों में सुना है लोगों को, तो उसी ढंग से वो, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अच्छा है, ये प्रयास चल रहा है, और मुझे खुशी है कि हिंदी को महत्व मिलता जा रहा है। अब विदेशों में रहने वाले जो थोड़ा बहुत हिंदी जानते हैं, या भारत से गए हुए लोग बसे हैं अपने देशों में, सूरीनाम और त्रिनिदाद और ना उन कहाँ कहाँ से, कितने देशों के लोगों को ओशो अपने मोदी जी ने भारत में बुलाया है इस वक्त। वो भी मीटिंग मैंने देखी कि भारत के लोग कहाँ कहाँ बसे हैं, और सब वो हिंदी जानते हैं अपने अपने ढंग से। सबको आजकल वो कहाँ जयपुर में और पूरे विश्व में कहाँ कहाँ वो भ्रमण कर रहे हैं। तो ये मोदी जी के आने से हुआ सारा खेल, नहीं तो दूसरी सरकार थी उससे तो कुछ होने वाला नहीं था ये। अब देखिए यार, का प्रश्न था वो फिर से घूम गया। तो मोदी जी भी एक व्यक्ति ने देखो कितना परिवर्तन लाए हैं। बहुत सारा परिवर्तन तो मोदी जी के कारण ही हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है कि असंभव है, प्रयास करने की ज़रूरत है। और जब हजारों लोग रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से, और जगह जगह इसकी चर्चा होगी और महफिलें बढ़ती जाएगी, तो सरकार भी इस पर ध्यान देगी। और पाठ्यक्रमों में दूसरे देशों के, जैसे महाराष्ट्र में है, मैं कई लोगों से मिला हूँ जिनको हिंदी नहीं आती है। वो कर्नाटक में गया हूँ तो उनको भी हिंदी नहीं आती है, वो कर्नाटक भाषा में। तो ऐसी तेलुगु, तमिल, ऐसे करोड़ों लोग हैं अभी भी भारत में जो हिंदी नहीं, और अंग्रेजी में बोलते हैं। केरला में मैं गया तो मैंने जी भारत का जो भ्रमण किया, तो मैं भी बहुत से लोगों से मिला हूँ जो हिंदी से परिचित नहीं है। अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं या उनकी थोड़ी बहुत भाषा नहीं जानते हैं, तो संवाद होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक ढंग से प्रयास अच्छा है, और इसको जारी रखना है। हर एक क्षेत्र में दुकानों के नाम हैं, गलियों के नाम हैं, सब अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी लिखे होने चाहिए। एक तो अपनी मातृभाषा हो और राष्ट्रभाषा हिंदी हो, और फिर अगर दो चार भाषा और भी आती हो व्यक्ति को तो भी तो सोने में सुहागा है। मुझे भी મને ગુજરાતી આવે છે, લખી શકું છું, વાંચી શકું છું। मुंबई समाचार पढ़ता था तो गुजराती मैंने कोई स्कूल में जाके नहीं सीखी। पंजाबी आंदी सानू, पंजाबी बीच गल कर सकते हैं। जर्मन आती है, जर्मनी के बीच भी बात कर सकता हूँ। अब तो भूल गया, फिर 22 साल 23 साल यहाँ हो गए इंग्लैंड में, तो 18 साल जर्मनी में रहा हूँ, तो वहाँ जर्मन में बोला करता था, सब काम काज जर्मन में होता था। तो ऐसा है कि असंभव कुछ भी नहीं है, बस प्रयास की ज़रूरत है और नए नए उपाय ढूंढना होगा। आजकल तो सोशल मीडिया पे है, मैं चाहूँ तो अंग्रेजी में बोल सकता हूँ, लेकिन हमारे फेसबुक के सारे अधिकतर मित्र तो हिंदी में ही एक दूसरे को करते हैं बात, और लिखते हैं जो भी कविताएं या शायरी, और कहना चाहिए लेख वगैरह, जितनी भी बातें होती है हिंदी में होती है। तो जिसको अधिक से अधिकतर लोग सुनते हों, समझते हों। मैंने भी हिंदी में ही लिखना शुरू किया था, और सोचा नहीं था, किसी ने कुछ पूछा तो मैंने थोड़ा सा लिख दिया, फिर उन्होंने आगे क्या हुआ तो और लिख दिया। ऐसा करते करते तो 4 संस्करणों के भाग हो गए हैं। और फिर आपत्ति पर भव, ये क्या कहना है, प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल पड़ी। तो देखो ना, धीरे धीरे सोचा नहीं था कि ये इतनी बात बढ़ जाएगी, लेकिन क्या है कि बस लोगों का सहयोग मिलता गया और बात होती गई। तो ये बात आगे बढ़ रही है। इसके पहले कि हम सोचते हैं कि चलो आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक हिंदी में कविता करते हैं। अब पता नहीं है मैंने कविता कभी सुनाई थी कि नहीं, या नहीं सुनाई थी, क्योंकि दूसरी कविताओं में या गज़लों में
उर्दू के शब्द भी शामिल हैं। इसमें अधिकतर हिंदी ही है। तो पेश है इसका उन्वान शीर्षक है, उन्वान नहीं शीर्षक है। हाँ, तो वह है दृष्टि। कृति के पूर्व, कृति के पूर्व वह जो है अव्यक्त प्रकृति, यह सृष्टि है उसी की सुंदरतम अभिव्यक्ति। रूप, रस, गंध, ध्वनि, स्पर्श, धरा, सूर्य, चंद्र, जल, अग्नि, पवन, रज रज, कण कण, सतत गतिमान, किसी को भी नहीं होने का अभिमान। बनती मिटती, घटती बढ़ती, कितनी आकृति, पल पल सृजन, पल पल विनाश, सबको घेरे हुए साक्षी है आकाश। स्थिर चैतन्य अभिव्यक्त, न विजयी और न पराजित। स्थिर चेतन अभिव्यक्ति, न विजयी और न पराजित, क्या इसे अपने होने का नहीं है भान? जिसे है यह पहचान वही है परम पुरुष, पर नहीं है केवल व्यक्ति, बस है केवल ज्ञान शुद्ध दृष्टि। कृति के पूर्व वह जो है अव्यक्त प्रकृति, केवल वही है दृष्टा, वही दृष्टि। अब ऐसी कविता अगर मैं वहाँ मुशायरे में सुनाऊँ तो वहाँ तो उर्दू जानने वाले लोग हैं, उनके सर से गुजर जाए। तो वहाँ कभी मैंने हिंदी की कविता ना सुनी, ना पढ़ाई, ना सुनी, लेकिन बस एक बन गई तो बन गई, किताबों में बंद है। अब ये भी आना चाहती थी, व्यक्त होना चाहती थी, तो कोई बहाना मिल गया हिंदी का। तो ऐसे हिंदी में भी मेरी कविताएं हैं, ऐसी बात नहीं कि हिंदी नहीं लिखी है। अब जैसी टूटी फूटी हिंदी मेरी होती है उसी ढंग से मैंने लिख दी है। और अब जैसे एक और सुना देता हूँ, अभी 2 मिनट और हैं, तो उसमें हिंदी उर्दू मिक्स है। वो कैसे बनती है कविता, इसका नाम है रोशनाई। ये लफ्ज़ मेरे नहीं पराए हैं, ये लफ्ज़ मेरे नहीं पराए हैं, सदियों से चलते आए हैं, और ख्याल चारों तरफ बेशक्ल बेखौफ से मंडराते हुए साए हैं। पकड़ने की कोशिश में खोने लगते हैं, पकड़ में आ जाए तो वहीं रोने लगते हैं। रोशनाई से डरते हैं, कागजी जमीन पे उतरने से बचते हैं। कैद किसी को भी मंजूर नहीं, कैद किसी को भी मंजूर नहीं, और गुलामी कायनाती दस्तूर नहीं। ख्याल आज़ाद परिंदे हैं, हमारे जहन की मुलायम टहनियों पर कब तक ठहरते हैं। ख्याल आज़ाद परिंदे हैं, हमारे जहन की मुलायम टहनियों पर कब तक ठहरते हैं। उड़ती हुई बदलियों की तरह, उड़ती हुई बदलियों की तरह बार बार रंग रूप बदलते हैं, बेवजूद साए हैं। उड़ती हुई बदलियों की तरह बार बार रंग बदलते हैं, बेवजूद साए हैं, बिन बुलाए आए हैं। ये लफ्ज़ मेरे नहीं पराए हैं। भाषा तो दूसरों से सीखी, समाज से, स्कूल से, घर से, परिवार से, इस देश से, उस देश से, किताबों से, साहित्य से। भाषा लेकर तो हम जन्मे नहीं हैं, जन्म के साथ हमारी कोई भाषा नहीं थी। बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के इधर उधर बच्चा देखता है, बस ध्वनि उसको पकड़ में आती है, उसके कान में ध्वनि पड़ती है, मन तो है नहीं वहाँ, कोई भाषा तो है नहीं कि वो अपने अर्थ लगाए। खैर, मैं व्याकरणविद नहीं हूँ, जो भी मैंने सीखा है ये ओशो की अनुकंपा से सीखा है। और उन्होंने ही मेरी हौसला अफजाई की थी जब मैंने उन्हें उनके जन्मदिन पर 2 कविताएं बनाकर पेश की, लिख के बताई, उनको हाथ में दी ले जाके वुडलैंड में। उन्होंने पढ़ा तो मुझे कहा बहुत बढ़िया, पत्रिका में दे दो। तब उन दिनों वो रजनीश दर्शन पत्रिका शुरू हुई थी वुडलैंड में, हिंदी की, और फिर संन्यास पत्रिका अंग्रेजी में भी छपी थी, तो फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद भी संन्यास मैगजीन में हुआ था। तो 2 कविताएं ओशो पर मैंने लिखी थी उनके जन्मदिन पर,
तो जब उन्होंने मेरी पीठ थपथपा दी तो मुझे हिम्मत आ गई कि भाई कुछ बात तो ठीक है, कि आचार्य, जब हम आचार्य जी बोलते थे, भगवान भी नहीं बोलते थे, आचार्य रजनीश बोलते थे, आचार्य जी ने कहा है कि छपवा दो, तो भाई उनकी मैगजीन में मैंने दे दी बस। तो फिर मैं शौक हो गया मुझे कविताएं लिखने का, और बार बार उनके हाथ में जाके कागज़ दे देता था, मैं हफ्ते में 2-3 बार उनसे मिलता था। वो कभी कभी पूछते थे कुछ पूछना है, तो मैं तो भूल जाता था कि मन में तो बहुत सारे बात होती थी, प्रश्न होते थे कभी कभी जब घर से चला था तो, लेकिन जब उनके सामने जाके बैठता था तो वो मस्ती का, पागलपन का, आनंद का ऐसा वो होता था, उथल पुथल दिल में हलचल होती थी, तो उनकी तरफ देख के बोलता था जी नहीं बस मैं तो दर्शन करने आया हूँ, तो मुस्कुरा मुस्कुरा देते थे। फिर बाद में सोचता था बाहर जाके, अरे मैं भूल ही गया, पूछना तो था। तो फिर मैंने कागज़ पे लिखना शुरू कर दिया, और कागज़ ले जाता था तो फिर वो पूछ लेते थे कुछ लाए हो आज उन दिनों की याद आती है, तो बस भाव विभोर हो जाता हूँ। और क्योंकि सब कुछ दिया उन्हीं का है, तो आज ये हिंदी दिवस के बहाने फिर एक छोटी सी आपसे मुलाकात हो गई है। कल मैं जाऊंगा कवि सम्मेलन में, सुनूंगा नए कवियों को, कुछ और प्रेरणा मिलेगी, तो शायद आगे बात होगी। वैसे तो कई प्रश्न आए हुए हैं मित्रों के, मूड बना तो जरूर उस पर भी बात होगी। वैसे तो बातें हैं बातों का क्या हरिओम तत्सत।